सुबह का वक्त आज वाणी काफ़ी सुकून की नींद सोकर उठी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो बेड से उठते हुए अंगड़ाई लेती है और फिर खुद को खुद में समेट कर कल रात वाली बातों को याद कर खुद में ही शर्मा जाती है। वो झट से अपना फ़ोन उठाते हुए चेक करती है, फिर कुछ सोचकर खुद में ही मुस्कुराकर अपने सिर पर हल्की सी तपली लगाते हुए कहती है, क्या वाणी कुछ भी सोचती है? क्या वो तेरे कहने पर अपना सारा काम छोड़कर झट से तो नहीं आ जाएंगे? फिर हंसी खुशी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ पल में वाणी तैयार होकर नीचे आती है। आज उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरा, हाथों में नीली चूड़ियाँ और कंगन, कानों में लंबे लंबे इयरिंग्स, पैरों में पायल, माथे पर बिंदी और चेहरे पर नाम मात्र का हल्का मेकअप। बालों को जूड़े में सजाकर उसमें गजरा भी लगाया हुआ था। वाणी आज काफ़ी प्यारी लग रही थी। वाणी सबसे पहले नीचे आते हुए सामने बैठे सुरेश जी के पास जाती है और उनके पैर छूती हुई उनका आशीर्वाद लेती है। सुरेश जी वाणी का सजा सवरा रूप देखकर मुस्कुराते हुए उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा खुश रहो, आज तो हमारी बहू काफ़ी प्यारी लग रही है, कुछ खास बात है क्या? वाणी मुस्कुराते हुए कहती है, जी दादाजी, आज व्रत सावित्री है तो माँ ने बताया मुझे उसके लिए पूजा और व्रत के महत्व के बारे में, और मेरी शादी के बाद ये मेरी पहली पूजा है, इसलिए मैं इससे करने के लिए आज मंदिर जाना चाहती हूँ। सुरेश जी वाणी की बात सुनकर काफ़ी खुश हो गए और खुशी खुशी में कहते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है बेटा। तनुजा भी इस पूजा को काफ़ी महत्व देती थी और अब तुम उसकी ये रीत आगे बढ़ा रही हो, ये जान के मुझे काफ़ी खुशी है। वो इस पूजा के लिए हमेशा शहर के बाहर वाले हमारे कुल देवी के मंदिर जाया करती थी। फिर तनुजा जी को याद कर सुरेश जी उदास स्वर में कहते हैं, अगर आज तनुजा जी जिंदा होती तो तुम्हें खुद बढ़ चढ़कर इस पूजा की रीत और महत्व समझाती। तुम्हें पता है, जब शौर्य उसे ये पूजा करते देखता तो अपनी माँ से अपने भोलेपन में कहता, माँ जब मेरी भी दुल्हन आएगी तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह मेरे लिए ये सब करेगी। इतना बोल सुरेश जी अपनी ही बात पर हंस पड़े और वाणी उनकी बात सुन सोच में पड़ गई कि शौर्य ऐसे बोलते हुए कैसा लगता होगा, क्योंकि वाणी ने कभी उसे इस तरह की क्यूटनेस की उम्मीद नहीं की थी। सुरेश जी हंसते हंसते फिर रुक कर कुछ अफसोस के साथ कहते हैं, अगर आज यहाँ शौर्य होता तो तुम उसके साथ जाती और तुम दोनों को आशीर्वाद मिलता तो मुझे काफ़ी खुशी होती, लेकिन वो नालायक तो ना जाने दुनिया भूल बस अपने काम को ही तवज्जो देता है। कितनी बार समझाया है उसे, लेकिन वो सुनता ही नहीं। तुम एक काम करो, मैं ईशान को बोल देता हूँ, वो तुम्हें पास वाले मंदिर ले जाएगा। सुरेश जी की बात सुन वाणी तुरंत ही कहती है, ईशान घर पर नहीं है दादाजी, उसके फ्रेंड की पार्टी थी तो वो शहर से बाहर लविश के साथ गया है। सुरेश जी वाणी की बात परेशान होते हुए कहते हैं, ये भी दूसरा नालायक है, ज़रूरत पर कभी नहीं होता घर पर। अब क्या मैं घर की बहू को ऐसे ही अकेले भेज दूँ? बेटा विनय, वाणी दिग्विजय जी को इतना परेशान होते हुए देख उनके पैरों के पास बैठ उनके हाथ को पकड़ विश्वास के साथ कहती है, विनय भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी के लिए सुबह ही होटल चला गया और दादाजी आप चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। सुरेश जी अब लाचार होकर वाणी को देख कुछ कहने को होते ही हैं कि वाणी अपनी पलकें झपकाकर उन्हें विश्वास दिलाती है। सुरेश जी भी हार मान जाते हैं। फिर वाणी कुछ सोच सुरेश जी से कुछ हिचकते हुए कहती है, दादाजी अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सुरेश जी वाणी की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ तो आपका ही है बेटा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप हक से बोलो। वाणी उनकी बात सुन हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी मैं भी पूजा करने के लिए माँ की तरह कुलदेवी के मंदिर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत करिएगा। मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी रीत को मानना चाहती हूँ, उनके आदर्श पर चलना चाहती हूँ, प्लीज़ दादाजी। वाणी की बात सुन सुरेश जी भी निशब्द हो गए, उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्हें आज सच में वाणी में तनुजा की झलक दिखाई दे रही थी। वो ना चाहते हुए हाँ कर देते हैं और वाणी को अपना ख्याल और जल्दी आने की हिदायत देते हुए विदा करते हैं। वाणी ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड के साथ पूजा का सामान लिए मंदिर की तरफ निकल जाती है। मंदिर थोड़ा दूर था, जिसमें उन्हें 2 से 3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। वाणी इस पूरे रास्ते अपने और शौर्य के आने वाले भविष्य के सुखद की कल्पना कर रही थी। उसके दिल में भी ना चाहते हुए भी शौर्य ने वो जगह बना ली थी। वाणी को जो गलतफहमी थी वो शमशेर ने दूर कर दी। वाणी उसी सोच में थी। अब फ्लैशबैक में हम जानते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर वाणी और शौर्य अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। शौर्य ने शमशेर को भेजा वाणी के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स लाने के लिए कहा, क्योंकि वाणी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे दवा भी लेनी थी।
शमशेर जब तक वापस आया तो शौर्य किसी इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से बाहर चला गया क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। वाणी उस पूरे एरिया में अकेली थी क्योंकि वो वीआईपी एरिया था। शमशेर वाणी के पास आकर वो सारी चीज़ें उसकी तरफ बढ़ाता है। वाणी सवालिया नज़रों से शमशेर को देखती है तो शमशेर काफ़ी रिस्पेक्ट से वाणी के आगे सिर झुकाकर कहता है, मैम ये सब सर ने आपके लिए लाने को कहा क्योंकि आपकी दवा का समय हो रहा है, आपको कुछ खा लेना चाहिए। शमशेर की बात सुन वाणी उस पैकेट को चुपचाप ले लेती है और कॉफ़ी पीने लगती है। शमशेर भी पास वाले सोफे पर बैठ जाता है। वाणी को यूँ खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो शमशेर को देख बात करने के लिए अपने मन के कुछ सवाल पूछती है। शमशेर, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? शमशेर भी वाणी की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। वाणी उसकी मंजूरी देख कुछ सोच कर कहती है, तुम कब से इनके साथ काम कर रहे हो? शमशेर वाणी का सवाल सुन एक पल को चौंक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मैम कुछ ठीक से याद नहीं, पर मुझे सर के साथ रहते हुए 8 से 9 साल हो गए हैं। शमशेर की बात सुन वाणी आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती है, इतने वक्त से तो तुम इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते होगे। मेरा मतलब तुम तो उनके हर साइड से वाकिफ़ होगे। वाणी का सवाल सुन शमशेर कुछ सोच में पड़ गया। शौर्य के साथ इतने वक्त से है कि वो उसके हर मूव हर एक्शन से वाकिफ़ था। जब वो 20 साल का था तब उसने शौर्य के बॉडीगार्ड के तौर पर ज्वाइन किया था। उसने शौर्य का हर पहलू देखा है, इसलिए वो ज़्यादा ना सोचकर हाँ में सिर हिलाते हुए वाणी से कहता है, मैम आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सर के बारे में आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। वाणी शमशेर के ये कहने पर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, शमशेर क्या ये शुरू से ही ऐसे हैं? मेरा मतलब है अपने बदले और तैश के आगे किसी को तवज्जो नहीं देते, चाहे उनके बदले की आग में किसी का परिवार भी जल जाए, किसी के जज्बात तबाह हो जाएं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वाणी की बात का इशारा शमशेर अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो कुछ सोचते हुए वाणी को काफ़ी शालीनता से जवाब देता है, मैम सच कहूँ तो बॉस ऐसे ही हैं और ऐसे थे नहीं। वक्त और हालात और दुनिया से लड़ने और अपना एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा बनना पड़ा। अपने परिवार की ढाल के लिए उन्हें ऐसा कठोर बनना पड़ा। कोई उनके परिवार के जज्बात को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो खुद के जज्बात को मिटा दिए। मैंने इतने सालों में उन्हें कभी कमज़ोर पड़ते नहीं देखा। लेकिन इतना बोल शमशेर अपनी नज़र वाणी को देखता है, जो उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। शमशेर अपनी आंखों में सच्चाई भर आगे कहता है, लेकिन पहली बार आपको उस हाल में देख बॉस कमज़ोर पड़ गए थे। मैंने कभी शायद ही उन्हें इस हाल में देखा था। उनकी आंखों में नमी या किसी को खो देने का डर या कभी उनके चेहरे पर किसी के लिए कोई जज्बात देखे थे। पर ये सारे भाव, ये सारी फीलिंग्स मैंने आपके लिए देखी है मैम। आपको पता है आज तक उनके फैसले को काटने की ताकत दादाजी के पास भी नहीं है, लेकिन वो हक सर ने आपको दिया है। क्योंकि जब आपने राजेश गुप्ता को छोड़ने को कहा तो सर ने एक शब्द न कहते हुए आपकी बात बस चुपचाप मान ली, क्योंकि उस वक्त शायद सबसे ज़्यादा उनके लिए आप मायने रखती थी। बुरा नहीं मानिएगा मैम, लेकिन वो भले ही आपके रिश्तेदार हैं, इसीलिए आपके जज्बात उनके लिए ज़्यादा झुके होंगे। लेकिन एक बार आप बॉस के नज़रिए से भी देखिए, अगर आपकी जगह बॉस पर हमला किया होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? माना बॉस ज़्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन उस गुस्से में भी फिक्र थी, वो भी सिर्फ आपके लिए। मेरी कई बातों के बारे में सोचिएगा ज़रूर मैम। इतना बोल शमशेर खड़ा हो गया और वहाँ से चला गया, और वाणी जो उनकी बात सुन अपने सोच में डूबी थी, अब उससे कहीं ना कहीं शौर्य पर शक और उससे बुरा भला बोलने पर काफ़ी गिल्ट हो रहा था। अब कहीं ना कहीं उसे शौर्य के बिहेव का कारण रियलाइज़ हो रहा था। वो ऐसे ही सोच में गुम थी कि शौर्य उसके पास आकर उससे चलने को कहता है। वाणी शौर्य की बात सुन काफ़ी गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है। शौर्य के चेहरे पर अब भी कठोरता ही नजर आ रही थी। उसके कठोर चेहरे के पीछे खामोशी वाणी को चुभ रही थी। अब आज के दिन प्रेजेंट में वाणी कार में बैठी ऐसी ही सोच में गुम थी, और एक कार कब से उसकी कार का पीछा कर रही थी। इस बात से बेखबर वाणी अपने ख्यालों में गुम थी। कुछ देर में वाणी मंदिर पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड जल्दी से उतर वाणी की तरफ का दरवाज़ा खोल, और वाणी पूजा की थाली संभालते हुए कार से बाहर निकलती है और खुशी खुशी मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड भी वाणी के पीछे होता है, क्योंकि दादाजी की सख्त हिदायत थी कि वाणी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए। ये एक काफ़ी पुराना और काफ़ी खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में माता की मध्यम और काफ़ी प्राचीन मूर्ति थी। वाणी अपनी पूजा की थाल लिए उनका आशीर्वाद लेती है और शौर्य के लिए प्रार्थना करती थी। वहाँ चबूतरे पर कथा हो रही थी, जिसे सुनने के लिए वाणी भी वहाँ बैठ गई। उस कथा में पति पत्नी के अटूट बंधन और रिश्ते के महत्व और सावित्री के हौसले के बारे में बताया जा रहा था। वाणी ध्यान से सब सुन रही थी।
फिर मंदिर प्रांगण में आकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर उनके आगे शीश झुकाकर अपनी पूजा शुरू करती है। वाणी ने शुरू से अपनी माँ को अपने पिता के लिए यह पूजा काफी श्रद्धापूर्वक निभाते हुए देखा था। साथ ही उसकी माँ का विश्वास और आस्था भी थी। वाणी को अर्चना जी के काफी बारीकी से सब कुछ समझाया हुआ था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के ससुराल में ऐसा कोई नहीं जो उसे इसके मायने समझा सके, इसलिए खास तौर पर उन्होंने वाणी को हर चीज काफी बारीकी से समझाई थी। वाणी को यह व्रत शौर्य की भी पूजा कर उसके हाथों से तोड़नी थी, लेकिन उसके यहाँ ना होने की वजह से वाणी को भी काफी अधूरा सा लग रहा था। सबके बावजूद भी वाणी ने पूरे मन से शौर्य के लिए पूजा की। पूजा के कच्चे धागे को लेकर विश्वास के साथ वाणी पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करती है। वाणी इस बात से बेखबर थी कि कोई है जो वाणी के हर मूव पर अपनी नजर रख रहा है, उसकी हर गतिविधि की निगरानी कर रहा है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।